अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। इंटरनेशनल खबरों की तफसील जानने के लिए वर्ल्ड न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। सऊदी अरब ने आज़मीन हज को हज ज़वाबित की खिलाफ वर्जी पर सख्त सजा के लिए किया खबरदार। रूल्स की खिलाफ वर्जी पर 10,000 सऊदी रियाल का जुर्माना और आज़मीन को जिला वतन करने का ऐलान। हमास की जंगबंदी की तजवीज़ पर रजामंदी के बावजूद रफा पर इसराइली बमबारी, 12 फलस्तीनी शहीद। रफा क्रॉसिंग पर इसराइल का कब्जा, गैर मुल्की डॉक्टर्स छोड़ रहे हैं रफा। रफा में घुसने वाली फौज पर अल-क़स्साम ब्रिगेड का हमला, टैंक तबाह, मुतादिद इसराइली फौजियों को हलाक व जख्मी करने का भी किया दावा। हिजबुल्लाह ने भी ड्रोन हमले में 2 इसराइली फौजियों को किया हलाक। पुलवामा हमले पर फिर उठ रहे हैं सवाल। फारूक अब्दुल्ला ने मोदी सरकार को ठहराया कसूरवार, तो पंजाब कांग्रेस सदर अमरिंदर सिंह राजा ने कहा, फौज पर हमले का सियासी इस्तेमाल करती है बीजेपी, ताकत के लिए कुछ भी कर सकती है भाजपा। कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी का वीडियो शेयर करते हुए कहा, पीएम ने अडानी अंबानी पर लगाया थैले भर भर कर ब्लैक मनी देने का इल्जाम, बयान से खुद फंसते नजर आ रहे हैं मोदी। और उत्तर प्रदेश समेत पूरे हिंदुस्तान में चल रही है इंडिया अलायंस की हवा। अखिलेश यादव का दावा, कहा तीनों मरहलों की वोटिंग में आवाम ने पलट दी बीजेपी की बाजी। ये थी हेडलाइंस, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। सऊदी अरब ने आज़मीन हज को खबरदार करते हुए हज ज़वाबित की खिलाफ वर्जी पर सख्त सजा देने का ऐलान किया है। सऊदी होम मिनिस्ट्री ने वार्निंग दी है कि 2 से 20 जून के दरमियान हज ज़वाबित की खिलाफ वर्जी पर सजा मिलेगी। हज सीजन में मुकामात मुक़द्दसा में बगैर इजाज़त रूल्स की खिलाफ वर्जी पर जुर्माना होगा। खिलाफ वर्जी करने वालों पर 10,000 सऊदी रियाल का भारी जुर्माना आयद होगा, जबकि कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले आज़मीन को जिला वतन कर दिया जाएगा और आज़मीन की सऊदी अरब में दोबारा दाखिले पर भी पाबंदी लगा दी जाएगी। सऊदी वज़ारत दाखिला के मुताबिक जुर्माने और सज़ा का मकसद आज़मीन के लिए मनासिक हज की अदायगी को आसान और महफूज बनाना है। हमास की जानिब से सालिस मुमालिक कतर और मिस्र की गजा में 7 महीनों की जंगबंदी की तजवीज़ पर रजामंदी के इजहार के बावजूद जारहियत पसंद इसराइल ने ढटाई का मुजाहरा करते हुए रफा पर फिजाई हमलों का आगाज कर दिया। आलमी खबर रसा इदारे के मुताबिक इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के दफ्तर से जारी बयान में कहा गया है कि हमास ने कतर और मिस्र के जंगबंदी की जिन तजावीज़ को कबूल किया है वो हमारे मुतालबात के बिल्कुल उलट है, इसलिए सालिसून से मुलाकात के लिए अपना एक डेलीगेशन भेजेंगे। बयान में मजीद कहा गया है कि इसराइली वॉर कैबिनेट ने रफा पर फौजी ऑपरेशन जारी रखने की मंजूरी दी है, जिस पर अमल दरामद के लिए पनाहगज़ीन फ़लस्तीनियों को फौरी तौर पर इलाका खाली करने को कहा गया है। इसराइली फौज ने शब भर रफा पर फिजाई हमले जारी रखे, जिसके नतीजे में अब तक 12 फ़लस्तीनी शहीद और दर्जनों जख्मी हो चुके हैं। शहीद और जख्मी होने वालों में ख़वातीन और बच्चे भी शामिल हैं। हमास ने इसराइल को खबरदार किया है कि अगर गजा पर जारहियत जारी रही तो किसी किस्म का जंगबंदी का मुआहदा नहीं होगा। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक हमास के रहनुमा उसामा हमदान ने अपने बयान में खबरदार किया कि अगर इसराइली फौज ने रफा पर कार्रवाई जारी रखी तो फिर कोई जंगबंदी मुआहदा नहीं होगा। उसामा हमदान ने यह बयान बैरूत में प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया है। दूसरी जानिब हमास का वफद जंगबंदी मुआहदे के लिए दोहा से काहिरा पहुंच चुका है। उन्होंने कहा कि हम तस्दीक कर रहे हैं कि रफा में इसराइल की फौज ने कार्रवाई की है और अगर ये कार्रवाई जारी रही तो ये इसराइली फौज के लिए पिकनिक साबित नहीं होगी। उधर अल-क़स्साम ब्रिगेड्स ने रफा के मशरिक़ में घुसने वाली इसराइली अफवाज का मुकाबला किया और एक टैंक को निशाना बनाकर उसे तबाह कर दिया। इस हमले में इसराइली फौज के मुतादिद अहलकारों के हलाक और जख्मी होने की इत्तला है, ताहम इसराइल ने फौरी तौर पर इसकी तस्दीक नहीं की है। अल-क़स्साम ब्रिगेड्स ने एक बयान में कहा कि अल-क़स्साम मुजाहिदीन इसराइली मरकावा टैंक को
अल यासीन 105 गोले से निशाना बनाने में कामयाब हो गए, उसे आग लगा दी गई। रफा शहर में अल शौका महल्ले में एक इमारत के अंदर रुकावटें खड़ी करने वाले फौजियों के साथ झड़प भी हुई। एक और रिपोर्ट में अल कसाम ब्रिगेड ने रफा शहर के मशरिक में दुश्मन के ठिकानों पर 114 मिलीमीटर कम फासले तक मार करने वाले रजूम रॉकेट सिस्टम से बमबारी का दावा भी किया है। रफा पर इसराइली हमले के दरमियान लेबनान की अस्करी तंजीम हिजबुल्लाह ने इसराइल पर ड्रोन हमला करते हुए 2 इसराइली फौजियों को हलाक करने का दावा किया है। अल अरबिया न्यूज़ के मुताबिक हिजबुल्लाह ने इसराइल के मेतुला नामी शुमाली कस्बे में ड्रोन हमला किया। हमले में इसराइली फौज की एक गाड़ी को निशाना बनाया गया, जिसमें 2 एहलकार हलाक और मुतादिद के जख्मी होने की इत्तला है। इसराइली फौज ने ड्रोन हमले में 2 एहलकारों की हलाकत की तस्दीक करते हुए कहा कि ये हमला लेबनान से हिजबुल्लाह ने किया है, जिसका जल्द बदला लेंगे। बरतानिया की दारुल हुकूमत लंदन में एक बार फिर गजा बिलखुसूस रफा में फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी के खात्मे के मुतालबे पर मुबनी फड़क शगाफ नारों की गूंज सुनाई थी। गजा पट्टी की सरहदी शहर रफा पर गाजिब सियोनी टोले के कब्जे के साथ ही हजारों फ़लस्तीनी हामी बरतानवी शहरी लंदन में वाक़ वज़ीर आज़म ऋषि सुनक के दफ्तर के सामने जमा हुए और उन्होंने मजलूम फ़लस्तीनियों के खिलाफ सियोनी हुकूमत के वहशियाना जराइम के खात्मे का मुतालबा किया और जमकर नारेबाजी की। इस एहतजाजी तहरीक के शुरा फ़लस्तीनी परचम लहरा रहे थे और उन्होंने ऐसे प्ले कार्ड और बैनर्स उठा रखे थे जिन पर जंग बंद करो, फ़लस्तीन को आज़ाद करो और रफ़ा को छोड़ दो जैसे नारे दर्ज थे। Prosperity to you all. Thank you for your solidarity. बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं मज़ीद अहम खबरें। जम्मू कश्मीर के साबिक़ सीएम फारूक अब्दुल्ला ने बीजेपी और नरेंद्र मोदी पर तनकीद करते हुए पुलवामा दहशतगर्द हमले में 40 सीआरपीएफ जवानों की शहादत के लिए मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि इन लोगों ने सियासी फायदे के लिए सारा कसूर पाकिस्तान पर लगा दिया। पुलवामा में एक रैली से खिताब करते फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, आप कब तक हमारे जवानों को शहीद करेंगे। उनके बारे में गवर्नर ने खुद कहा था कि कार बम 3 हफ्ते से यहाँ घूम रहा था और जब हमला हुआ तो पीएम किसी जंगल में फिल्म की शूटिंग में बिजी थे। साबिक़ गवर्नर सत्यपाल मलिक ने मोदी से कहा कि ये जवान हमारी गलती की वजह से शहीद हुए हैं,
तो पीएम ने उन्हें ये हुक्म देकर चुप करा दिया कि इसके लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। पंजाब के साबिक सीएम और सीनियर कांग्रेस लीडर चरणजीत सिंह चन्नी की जानिब से हिंदुस्तान की बहादुर फौज पर होने वाले हमले का सियासी इस्तेमाल करने का बीजेपी पर इल्जाम लगाया गया था। अब पंजाब कांग्रेस सदर अमरिंदर सिंह राजा ने भी पुलवामा हमले को मिस्ट्री करार देते हुए कहा कि बीजेपी इलेक्शन में जीतने के लिए कुछ भी कर सकती है। अमरिंदर ने कहा कि पुलवामा हमला अभी मिस्ट्री है और इस पर साबिक गवर्नर सत्यपाल मलिक भी सवाल उठा चुके हैं। नरेंद्र मोदी की जानिब से कांग्रेस पर अडानी अंबानी से पैसे लेने का इल्जाम लगाने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे मोदी ने बीजेपी के लिए ही मुसीबत खड़ी कर ली हो। अब कांग्रेस ने उनके इस बयान को अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर शेयर किया है और खूब तंज किया है। कांग्रेस ने मोदी के इस बयान को पोस्ट करते हुए लिखा कि नरेंद्र मोदी ने गौतम अडानी और मुकेश अंबानी पर संगीन इल्जाम लगाए हैं कि अडानी अंबानी थैले में भर भर कर ब्लैक मनी देते हैं। कांग्रेस ने आगे लिखा कि आखिरकार राहुल गांधी जी ने पीएम मोदी को करप्शन का इंकशाफ करने पर मजबूर कर दिया। वहीं एक रैली से खिताब करते हुए कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने भी इस मामले पर खुद मोदी के एक्सपोज हो जाने का दावा किया है। चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे। आज ये कह रहे हैं, भाषण में इन्होंने आज कहा है कि राहुल जी अडानी अंबानी का नाम नहीं ले रहे हैं। अरे वाह, रोज तो लेते हैं, रोज हम इनकी सच्चाई आपके सामने इनका खुलासा करते हैं। रोज हम आपको कहते हैं कि बड़े बड़े खरबपतियों की इनके साथ गांठ है। सारे कर्ज इन्होंने इनके माफ किए 16 लाख करोड़ रुपए। यहाँ उत्तर प्रदेश में जहाँ इनकी सरकार है, केंद्र में भी और प्रदेश में भी, यहाँ के किसान 1-1 लाख रुपए के लिए आत्महत्या कर रहे हैं। उनके लिए एक कर्ज माफ नहीं हुआ 1 रुपए का। इसका जवाब दें मोदी जी, इसका जवाब दें कि क्या काम किया है। 10 सालों के लिए इन्होंने सिर्फ आपको बहकाया है बस। इस देश की जितनी भी संपत्ति है सारी अपने खरबपति मित्रों को दे दी है। देश के बंदरगाह, देश के हवाई अड्डे, देश का कोयला, देश की जो बिजली बनाने वाले जो पावर के हैं, बड़ी बड़ी संस्थाएं होती थी, यहाँ इतने खोले थे हम लोगों ने BHEL, अमेठी में, इनके सारे सब्सिडरी अपने खरबपति मित्रों। एमआईएम सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने एक जलसे आम से खिताब करते हुए उद्धव ठाकरे, शरद पवार, कांग्रेस और बीजेपी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। साथ ही इस जलसे में असदुद्दीन ओवैसी और उन्हें सुनने आई अवाम के दरमियान मजाहिया केमिस्ट्री भी देखने को मिली। ठाकरे ने तायीद की ट्रिपल तलाक का कानून, शिवसेना ने उद्धव ठाकरे ने तायीद की, और ऐसा कानून जो हमारे मुस्लिम महिलाओं के लिए नाइंसाफी का बाइस बन गया। CAA का कानून तायीद किए। किसने उस कानून को मोदी के 303 एमपीओं के सामने खड़े होकर कहा, ए मोदी तेरा यह काला कानून हम उसको फाड़ते हैं, नहीं मानते उसको। उद्धव ठाकरे ने तायीद की। अच्छा, खैरे बोलते मस्जिद की बड़ी तारीफ कर रहा खैरे, तो बोल खैरे, मैं पूरी आवाम की तरफ से बोल रहा हूं, 6 दिसंबर तूने गुनाह किया था या नहीं किया था? बोल खैरे, बोलो उद्धव ठाकरे, बोलो आदित्य ठाकरे, बोलो शरद पवार, बोलो अजीत पवार, बोलो आदि कांग्रेस, बोलो नरेंद्र मोदी। मैं इम्तियाज जलील भारत की पार्लियामेंट में खड़े होकर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था, बाबरी मस्जिद जिंदाबाद, बाबरी मस्जिद जिंदाबाद, बाबरी मस्जिद जिंदाबाद। ये फर्क है
ये फर्क है। बोलो, मस्जिद के पास आकर बोल रहे, पढ़ के फूकते, नमाज पढ़ लो। मेरे भाई 5 साल में इतना हो गया, आइंदा क्या क्या हो सकता सोचो आप। आइंदा क्या क्या हो सकता है, क्या हो सकता है आइंदा? क्या पड़ेगा, क्या पड़ेगा? मैं नहीं बोल रहा हूं, तुम बोल रहे। ईदगाह पे आ गया, 6 दिसंबर से ईदगाह पे आ गया, ईदगाह से मस्जिद पे आ गया, मस्जिद से नमाजियों पे आ गया, फिर बोल रहा पढ़ के फूंकते। अब आइंदा का कदम क्या है? क्या है? देखो, अरे वो नहीं बोलना, वो ना ना वो नहीं बोलना, नहीं वो मैं बोल रहा ही नहीं। क्या है, क्या है ये? है खतरनाक है तुम लोग। नहीं नहीं नहीं, नो नो नो, नहीं नहीं नहीं। अरे तो क्या कर रहे हैं भाई? अरे अरे तुम लोग क्या करने वाले हैं? 13 तारीख के दिन, अब सुनो, अब सुनो, 13 तारीख के दिन जो कटिंग करेंगे उसको क्या करेंगे? जो कटिंग करना चाह रहे उनको आप जाने, वोट कटिंग से मतलब वोट, ज्यादा उसमें नहीं जाना, ना ना, मैं ऐसा आदमी नहीं हूं। अभी तक नान खलिया नहीं खिलाए मेरे को, खिलाने के बाद क्या हो सकता मेरे पे नहीं मालूम है सर। समाजवादी पार्टी सरबराह अखिलेश यादव ने पूरे दावे के साथ कहा कि अब तक 3 मरहलों की वोटिंग में इंडिया अलायंस के लिए आवाम ने सबसे ज्यादा वोट दिया है, जिससे बीजेपी की बाजी पलट गई है। ये चौथे चरण का चुनाव होने जा रहा है और हमारे तमाम साथियों को ये जानकारी हो गई होगी कि अभी तक जितने भी चरण हुए हैं, पहला, दूसरा और जहां पर कल वोट पड़ा था तीसरा चरण, समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के पक्ष में जनता ने समर्थन देकर के सबसे ज्यादा सीटें अगर कोई जीतने जा रहा है तीनों चरणों में, तो समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है। ये जो पहले चरण से हवा चली थी पक्ष में, उसने भारतीय जनता पार्टी को पलट दिया और मैं आज शाहजहांपुर के लोगों से निवेदन और अपील करने आया हूं, जो झूठ के शहंशाह हैं, मैं शाहजहांपुर के लोगों से अपील करने आया हूं, जो झूठ के शहंशाह हैं, उनके खिलाफ मतदान कर करके उनका सफाया करने का काम करना। सीनियर कांग्रेस लीडर पवन खेड़ा ने नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर 400 पार के नारे के बावजूद दिगर उम्मीदवारों को धमकी देने का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग आइन को बदलने के लिए जल्दबाजी में हैं। जो 400 पार का कॉन्फिडेंस जिसमें हो, क्या वो गांधीनगर जैसी सीट, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, एक सीट का, सूरत और इंदौर का भी उदाहरण दूंगा, गांधीनगर जैसी सीट, गृह मंत्री खुद वहां से उम्मीदवार हैं, हम खुद मान लेते हैं एक बार के लिए कि साहब वो सीट आप जीतेंगे, हमारे सर्वे में भी आप जीत रहे हैं, आपके सर्वे में भी आप जीत रहे होंगे, ये एक सेफ सीट मान लें बीजेपी की। वहां आपको क्या जरूरत आन पड़ी कि 16 लोगों को आपने डरा धमका के नाम वापस करवाया? क्या आवश्यकता थी बताइए? एक तो ऐसा व्यक्ति है वहां जिसको, जितेंद्र चौहान, जिसको, जो खुद कह रहा है आकर कि साहब मेरे को जान मेरी जा सकती है, मुझे यह भी धमकी मिल रही है। गृह मंत्री इस देश का,
एक एक व्यक्ति की जान की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। वो अपने चुनाव में, अपने चुनाव क्षेत्र में एक ऐसे कैंडिडेट जिसको दूर दूर तक कोई जीतने की चांस नहीं है, उसको जान की धमकी आ गई क्योंकि वो गृह मंत्री के सामने लड़ रहा है, तभी हम कहते हैं संविधान खतरे में। सूरत को देखकर हम कहते हैं संविधान खतरे में, इंदौर को देखकर हम कहते हैं संविधान खतरे में है, गांधीनगर को देखकर हम कहते हैं संविधान खतरे में है। और रही सही कसर हमारे राजस्थान की उप मुख्यमंत्री खुद आकर आज बोल गई वीडियो पर कि हां संविधान बदलेंगे। राजस्थान से ज्योति मिर्धा बोल चुकी हैं, दिया कुमारी जी बोल चुकी हैं, उत्तर प्रदेश से अरुण गोविल जी बोल चुके हैं, अनंत हेगड़े जी बोल चुके हैं। अब और कितना लोगों से कहलवाना है आपको? वाकई संविधान पर इनकी नजर खराब है, नीयत खराब है, ये बदलने के लिए आतुर हैं। जब 272 पे सरकार बन सकती है तो 400 की आवश्यकता क्यों है? ये सवाल आप अपने आप से पूछिए, इनसे पूछिए। इनसे तो आप क्या पूछेंगे? आम गुठली के इंटरव्यू होते हैं यहां तो और कोई सवाल होते ही नहीं है गंभीर। और साहब को भी ऐसे सवाल बड़े पसंद आते हैं, इसलिए इनसे तो आप नहीं पूछ पाएंगे। तो अब जब आज आपने दिया कुमारी जी की बात सुन ली, सबकी सुन ली, तो एक बार हम फिर ये दोहराते हैं कि संविधान वाकई खतरे में है, संविधान बहाना है, आरक्षण पे असली निशाना है। ये शुरू से बाबा साहब अंबेडकर जी के संविधान के खिलाफ रहे हैं, प्रतियां जलाने वाले लोग हैं ये, संविधान की प्रतियां जलाई हैं इन्होंने। बाबा साहब अंबेडकर के खिलाफ भारी विरोध प्रदर्शन किए हैं, पथराव किए, इन्होंने सब कुछ किया था उस वक्त। नियत नहीं बदलती। 100 साल से जो इनकी तपस्या चल रही है, ये 400 सीटें लाएंगे, उसके बाद संविधान को खत्म कर दे। आम आदमी पार्टी लीडर गोपाल राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दिल्ली के सीएम केजरीवाल और झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी नरेंद्र मोदी हुकूमत की डिक्टेटरशिप की बड़ी मिसालें हैं। दिल्ली के अंदर दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को उठा करके इन्होंने जेल में डाल दिया, चुनाव के बीच में उठा करके जेल में डाला। भारत के गांव से लेकर के दुनिया के हर हिस्से तक एक चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल में डालने की सरकार की तानाशाही का विरोध हुआ, लेकिन सरकार जिद पर अड़ी रही। उसे ऐसा लग रहा था कि हम कुछ भी करेंगे इस देश के अंदर और लोग हमें 400 सीटें दे करके इस तानाशाही को आगे जारी रखने का मौका दे देंगे। लेकिन आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की गिरफ्तारी आज साफ साफ भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही का टेलर का उदाहरण देश में बन गया। आज पूरे देश में एक ही बात लोग पूछते हैं कि इस देश में यह सरकार कैसे तानाशाही स्थापित कर रही है। आज अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी, हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी उसका सबसे बड़ा उदाहरण बन गया है कि अगर इतने प्रचंड बहुमत से चुना हुआ मुख्यमंत्री अगर ये बिना किसी सबूत के, बिना किसी एफआईआर के उठा के जेल में डाल सकते हैं, तो एक आम आदमी की आवाज अगली सरकार में उठाने की हिम्मत किसके पास बचेगी? दिल्ली के अंदर इन्होंने ये बात सोची थी कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी खत्म हो जाएगी, विधायकों को हम तोड़ लेंगे, सरकार को खत्म कर देंगे, पार्टी तितर बितर हो जाएगी। लेकिन जिस तरह से दिल्ली की जनता ने, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, आम आदमी पार्टी के सभी साथियों ने मिलकर के एकजुटता के साथ इनकी तानाशाही का मुकाबला किया है, इस गिरफ्तारी ने आम आदमी पार्टी को और ताकत दिया है और एकता दी है, संघर्ष करने की हिम्मत दी है। और उसके तहत हमारे मीडिया के बहुत सारे साथी पूछते थे, बहुत सारे लोगों को देश भर में प्रश्न था कि अरविंद केजरीवाल के जेल में जाने के बाद चुनाव प्रचार कैसे होगा, चुनाव अभियान कैसे चलेगा। लेकिन हमें इस बात की खुशी है, आज अरविंद केजरीवाल जेल में जरूर हैं,
लेकिन दिल्ली के अंदर सबसे मजबूती के साथ अगर किसी पार्टी का चुनाव अभियान चल रहा है तो आम आदमी पार्टी का चल रहा है। और अब बुलेटिन के आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। सऊदी अरब ने आज़मीन हज को हज ज़वाबित की खिलाफ वर्जी पर सख्त सजा के लिए किया खबरदार। रूल्स की खिलाफ वर्जी पर 10,000 सऊदी रियाल का जुर्माना और आज़मीन को जिला वतन करने का ऐलान। हमास की जंगबंदी की तजवीज़ पर रजामंदी के बावजूद रफा पर इसराइली बमबारी, 12 फलस्तीनी शहीद। रफा क्रॉसिंग पर इसराइल का कब्जा, गैर मुल्की डॉक्टर्स छोड़ रहे हैं रफा। रफा में घुसने वाली फौज पर अल-क़स्साम ब्रिगेड का हमला, टैंक तबाह, मुतादिद इसराइली फौजियों को हलाक व जख्मी करने का भी किया दावा। हिज़्बुल्लाह ने भी ड्रोन हमले में 2 इसराइली फौजियों को किया हलाक। पुलवामा हमले पर फिर उठ रहे हैं सवाल। फारूक अब्दुल्ला ने मोदी सरकार को ठहराया कसूरवार, तो पंजाब कांग्रेस सदर अमरिंदर सिंह राजा ने कहा फौज पर हमले का सियासी इस्तेमाल करती है बीजेपी, ताकत के लिए कुछ भी कर सकती है भाजपा। कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी का वीडियो शेयर करते हुए कहा पीएम ने अडानी अंबानी पर लगाया थैले भर भर कर ब्लैक मनी देने का इल्जाम, बयान से खुद फंसते नजर आ रहे हैं मोदी। और उत्तर प्रदेश समेत पूरे हिंदुस्तान में चल रही है इंडिया अलायंस की हवा। अखिलेश यादव का दावा, कहा तीनों मरहलों की वोटिंग में आवाम ने पलट दी बीजेपी की बाजी। वर्ल्ड न्यूज में अभी आपने देखी अब तक की अहम नेशनल व इंटरनेशनल न्यूज। मजीद ताज़ा तरीन अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए BPN चैनल।